आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एनबीए मान्यता, एक संक्षिप्त अवलोकन। मैं इस प्रेजेंटेशन को एक कहानी के माध्यम से शुरू करना चाहूँगी। हम सभी मोबाइल यूज़र्स हैं और आप सब शायद इस कहानी से रिलेट करेंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक मोबाइल की प्रसिद्ध कंपनी थी और उनका प्रोडक्ट एक तरह से गुणवत्ता का पर्याय था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुरूप अपने को बदलना बंद कर दिया और अपडेट करना बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर कंपनी निरंतर प्रयोग करती रही, अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेती रही और उत्पादों में सुधार करती रही। इन सब का परिणाम ये हुआ कि वो प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी इस समय मार्केट में कहीं हमें दिखती नहीं है। आप सोचेंगे कि ये कहानी मैं अभी क्यों सुना रही हूँ और यहाँ पर किस तरह से लागू होती है। आज का समय प्रतिस्पर्धा और वैश्विक मानकों का है। जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे टूल्स किस तरह के हैं, हमारा पाठ्यक्रम है, शिक्षण पद्धतियाँ हैं, संसाधन है, और यदि हमने उनको मार्केट के डिमांड के अनुरूप यदि हमने परिवर्तित नहीं किया या नहीं बदला तो हम कहीं पीछे छूट जाएंगे। एनबीए मान्यता एक तरह से हमको ये मौका देती है कि हम अपने संस्थानों को बदलते समय के साथ अलाइन कर सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आराधना हंस। मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विभाग अध्यक्ष आर्किटेक्चरल इंटीरियर डिजाइनर के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा विभाग एक प्रोग्राम संचालित करता है, आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइन। वो प्रोग्राम एनबीए से एक्रेडिटेशन प्राप्त है। हमने समझा कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। छात्रों की जरूरतों और वैश्विक मानकों के अनुसार अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए गुणवत्ता और सुधार के लिए बदलाव अपनाना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं एनबीए मान्यता क्या है। आज की प्रेजेंटेशन का मुख्य फोकस निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि संक्षिप्त में एक्रेडिटेशन क्या है, एनबीए और उसकी वैश्विक पहचान क्या है, एनबीए के नजरिए से संस्थानों का वर्गीकरण किस तरह से है, एनबीए की मान्यता प्रक्रिया किस तरह से है, मान्यता के क्या क्या मानदंड हैं, और इन मानदंडों को समझने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज की आवश्यकता होगी समझने के लिए। उन टर्म्स को हम टच करेंगे। और इसके अतिरिक्त एनबीए जब हम अप्लाई करते हैं एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए तो उस समय हमें किस तरह के फीस स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है। इसी तरह से एनबीए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक संस्थान को क्या तैयारियों की आवश्यकता होती है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। यह प्रस्तुति एनबीए मान्यता की संपूर्ण रूपरेखा को समझने के लिए है, जिसमें प्रक्रिया, मानदंड, शुल्क और संस्थान वर्गीकरण जैसे पहलू शामिल हैं। हम इन सभी बिंदुओं को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मान्यता क्या होती है। संक्षेप में एक्रेडिटेशन, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक्रेडिटेशन एक किसी भी संस्थान के लिए क्वालिफिकेशन है जो किसी एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा निश्चित कुछ निर्धारित मानदंडों के अनुरूप उनको ध्यान में रखते हुए उनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि वे ये मानदंड बेहतर रूप से या तो पूरे कर रहे हैं या उससे बेहतर कर रहे हैं। बेसिकली एनबीए की यदि बात करूं, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पर जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो एक्सटर्नल एजेंसी है, वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन सितंबर 1994 में एआईसीटी के द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में लगभग 2010 से ये स्वतंत्र एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य कर रहा है। इस एक्रेडिटेशन के बारे में मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि ये पूरी तरह से आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर केंद्रित एक ऑटोनोमस बॉडी है। एनबीए का यदि मैं मूल मंत्र कहूँ तो वो निरंतर गुणवत्ता सुधार की बात करता है। वो बोलता है कि कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपके कार्यों में दिखना चाहिए और अपेक्षा करता है कि जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो आउटकम आधारित हो, पाठन की सुव्यवस्थित और डॉक्यूमेंटेड प्रक्रियाएं हो, सिमिलर वे में ओबी आउटकम बेस्ड उसका मूल्यांकन हो, और सबसे इम्पोर्टेंट सभी की भागीदारी हो। इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी एक प्रोग्राम के लिए हमने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया है तो कॉलेज में कुछ या महाविद्यालय में कुछ 1% स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो पूरी तरह से सभी लोग फॉलो करते हैं और इस प्रोसेस में सभी की भागीदारी हो। इसको हम अन्य शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि गुणवत्ता या क्वालिटी बाय डिजाइन नॉट बाय चांस। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हम जो हमारे पास आउट्स निकलते हैं या जो हमारी प्रेजेंट व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी काफ़ी क्वालिटी वर्क हो रहा है और स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं। अभी भी हमारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जो गुड ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उनके अनुरूप हमें क्या करिकुलम को अडॉप्ट करना चाहिए, हमारे संसाधन किस तरह के होने चाहिए और हमारी पठन पाठन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर एनबीए एक स्ट्रक्चरल अप्रोच देता है जिसको अपनाकर हम कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट
कॉलेज इससे इंडस्ट्री को दे सकते हैं। एनबीए निम्नलिखित व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। उनमें से पहला है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। मान्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। भारत में एनबीए तकनीकी कार्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट आदि को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य सुधार, मूल्यांकन और भागीदारी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए अब जानते हैं एनबीए की 2 स्तरीय प्रणाली को। अभी देखते हैं कि एनबीए मान्यता के लाभ क्या क्या हैं। तो छात्रों के लिए यदि बात करूं तो छात्रों को उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यावसायिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा प्राप्त करने का उनको अवसर मिलता है। उनके प्लेसमेंट और विदेशों में अवसर बढ़ते हैं। इसी तरह से फैकल्टी के लिए यदि हम देखें तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होता है। उनका कंट्रीब्यूशन इस पठन पाठन प्रक्रिया में बेहतर होता है। शोध और विकास को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह से संस्थान के लिए यदि हम इसको कैटेगराइज करें तो ये संस्थान को उसकी क्षमताओं, कमजोरियों, अवसरों को पहचानने में मदद करता है। संस्थानों को नवाचार और आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है और इसके अतिरिक्त अधिक फंडिंग और अनुदान के अवसर भी ग्लोबल स्तर पर प्रदान करता है। ग्लोबल स्तर पर भी पहचान प्रदान करता है। एनबीए मान्यता से छात्रों को बेहतर शिक्षा और करियर अवसर, फैकल्टी को प्रोफेशनल ग्रोथ और संस्थान को सुधार और वैश्विक पहचान मिलती है। इससे संस्थान की रैंकिंग और फंडिंग के अवसर भी बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मान्यता के लिए किन चरणों से गुजरना होता है। एनबीए जितने संस्थानों से डील करता है उनको वो 2 नजरियों से देखता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 इसमें जो यूजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए है वो 2 टीयर सिस्टम पर काम करता है। अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए और सभी संस्थानों के लिए एक समान प्रक्रिया लागू होती है। तो इसको हम आगे देखते हैं कि यूजी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए टीयर 1 मान्यता प्राप्त करने के योग्य संस्थानों की श्रेणियां क्या क्या हैं। तो ऐसे निम्नलिखित इंस्टीट्यूट्स टीयर 1 मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे आईआईटीज या आईआईसीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, एनआईटीज हैं इत्यादि। इसके अतिरिक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एलिजिबल हैं अंडर दिस कैटेगरी। स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरीज हैं वो हैं जिन्हें अपने सिलेबस और एग्जाम के लिए ऑटोनोमी प्राप्त है और अपना सिलेबस स्वयं भी डिजाइन करते हैं। इसी तरह टीयर 2 संस्थान भी हैं। ये वो हैं जो नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबंधित होते हैं। ये संस्थान पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या उसके कार्यान्वयन और बिक्री प्रदान करने के लिए किसी न किसी विश्वविद्यालय पर निर्भर होते हैं। इनमें आते हैं नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो किसी विश्वविद्यालय से संबंधित होते हैं और सरकारी कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। हालांकि यहाँ टीयर 1 एंड टीयर 2 कैटेगरीज हैं, लेकिन इनके कार्यक्रमों का मूल्यांकन समान मानदंडों के आधार पर ही किया जाता है। सिर्फ कुछ वेटेज है अलग अलग कैटेगरीज में, वो अलग हो सकता है। एनबीए ने यूजी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को 2 टीयर में बांटा है। टीयर 1 में स्वायत्त संस्थान और टीयर 2 में विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज आते हैं। यह वर्गीकरण मान्यता प्रक्रिया के दृष्टिकोण से जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि इन संस्थानों को क्या-क्या तैयारियां करनी होती हैं। एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ प्रिपेयर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स को करने चाहिए। पहला इनमें से है सबसे इम्पोर्टेंट प्री क्वालिफायर। प्री क्वालिफायर बेसिकली ये है कि जब हम एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कि हमारे पास मिनिमम क्या होना चाहिए ताकि हम उस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो प्री क्वालिफायर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए मैंने इसको लिस्ट किया हुआ है, जिसमें कि दीज आर द कंडीशंस जिनका होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। तो पहला है उनमें से AICTE से पिछले 5 वर्षों के लिए अनुमोदन हो। दूसरा प्रवेश का एक क्राइटेरिया है जिसमें प्रवेश 50% से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। दूसरे बिंदु पर जो पॉइंट कंडीशन डाली गई है उसको मैंने रेड से मार्क किया है। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स अभी आने वाले हैं डिप्लोमा और डिग्री के, उसके अंतर्गत ये वाले कंडीशन को ओमिट कर दिया गया है।
और डिग्री में हो चुका है, डिप्लोमा में एक्सपेक्टेड है कि हट सकता है। लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट मैंने रेफर किया है अभी उसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कम से कम 50% से एडमिशन या उसके बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। वो एक औसत वैल्यू, औसत से मतलब ये हो गया, यहाँ लिखा हुआ है CAY, CAY इज करंट एकेडमिक ईयर। तो जो भी शैक्षणिक वर्ष चल रहा है उसमें से -1, -2 एंड -3 इन 3 सालों का एवरेज 50% से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्र शिक्षण अनुपात SFR, यानी जिसको हम स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, 30:1 से बेहतर या बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी CAY M-1 और CAY M-2 का रेशो देना है और CA M-2 का हमें औसत लेना है, जिसमें कि करंट एकेडमिक ईयर -1, करंट एकेडमिक ईयर -2। और एक और कंडीशन है कि प्रोग्राम्स में से 2 बैचेस वो 3 हो जाने चाहिए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज डिप्लोमा है तो 3 साल का है, तो उस केस में 3 साल में एक बैच पास आउट हो जाएगा, वो 3 हो जाएंगे, और चौथे साल में 2 बैच वो 3 हो जाएंगे। तो 4 साल बाद वो प्रोग्राम एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से यदि कोई डिग्री पाठ्यक्रम है तो यदि वो 4 साल का है तो 4 साल में पहला बैच होगा और 5वें साल में दूसरा बैच 3 हो जाएगा। तो 5 साल के बाद में वो एलिजिबल है एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था डिप्लोमा का, वैसे ही डिग्री के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, प्री क्वालिफायर रिक्विजिट्स हैं, इनको फुलफिल करना आवश्यक है एक्रेडिटेशन करने के पहले। तो यहाँ पर भी नंबर 1 है AICTE से पहले 5 वर्षों के लिए अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक एडमिशन वाला कंडीशन लेटेस्ट 2025 प्री क्वालिफायर से एमिट हो चुका है। नंबर 3, SFR यहाँ 25:1 या बराबर होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, CAY M-1 और CAY M-2, यहाँ पर भी ध्यान रखना है, इनका औसत लेना है। और यहाँ पर भी कार्यक्रमों से कम 2 बैचेस 3 हो जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 कंडीशंस और हैं जो फैकल्टी रिलेटेड हैं। इसमें CAY करंट एकेडमिक ईयर और करंट एकेडमिक M-1 के दौरान कम से कम रेगुलर बेसिस पर एक प्रोफेसर या एक एसोसिएट प्रोफेसर PhD डिग्री के साथ उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी तरह से जितनी फैकल्टी की आवश्यकता है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उससे कम 10% PhD होना चाहिए। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दूसरे डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए किस तरह से SFR निर्धारित किया गया है NBA द्वारा। तो आप यहाँ देखेंगे हमेशा हर बार 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। 3 वर्ष के एक्रेडिटेशन के लिए 25:1 है UG इंजीनियरिंग के लिए, और 6 वर्ष के लिए ये 20:1 है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फैकल्टी का कंट्रीब्यूशन, फैकल्टी के नंबर्स उनका एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि 6 वर्ष के प्रत्यानन अवधि के लिए हमने अप्लाई किया है तो कम से कम बेहतर हमारा इसमें SFR होना चाहिए। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जितना अच्छा होगा उतने चांसेस बढ़ जाते हैं एक्रेडिटेशन पाने के। इसके अतिरिक्त फैकल्टी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस फैकल्टी को उस एकेडमिक ईयर में काउंटिंग में रखा जाएगा। तो ऐसे सभी फैकल्टीज जिन्होंने 31 अगस्त या उससे पहले पद ग्रहण किया है और अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक संस्थान में कार्यरत हैं, तो वो काउंटिंग में आएंगे। इसी तरह से यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं तो कम से कम उन्होंने 2 सेमेस्टर्स लगातार, उनके बीच में विराम हो या ना हो, फुल टाइम बेसिस पर पढ़ाया हो, तो उनको SFR कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। अगली तैयारी के ऊपर चलते हैं, वो ये है कि आउटकम आधारित शिक्षा होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके केंद्र में आउटकम बेस्ड एजुकेशन है NBA एक्रेडिटेशन के। इसके महत्व को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि नो आउटकम बेस्ड एजुकेशन, इसका मतलब है नो एक्रेडिटेशन। इसमें हम देख सकते हैं कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आउटकम बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, आउटकम बेस्ड टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए, असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी आउटकम आधारित ही होना चाहिए। तो ये एक सिस्टम है, एक शिक्षण प्रणाली है जो कि एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करने के दौरान हमारे पास होना चाहिए। इस स्लाइड में ग्राफिकली सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन के मेन कंपोनेंट्स को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं विजन मिशन है, कुछ आउटकम्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। थोड़ा सा हम इस स्लाइड पर चलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो रहा है विजन मिशन से। हम सब जानते हैं विजन मिशन हमारे महाविद्यालय का सभी के पास है। हम सब किसी विजन के साथ हैं और किसी मिशन के साथ काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रोग्राम के लिए भी हमने एक्रेडिटेशन के लिए एप्लीकेशन डाली है, उसका प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर
ये महाविद्यालय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रोग्राम की बात हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, विजन मिशन एक हो गया महाविद्यालय का और एक हो गया उसी प्रोग्राम का भी। तो विजन मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड विजन मिशन ऑफ द प्रोग्राम जो अंडर कंसिडरेशन है वो आपस में अलाइंड होने चाहिए। इसको भी वहाँ पर महत्व दिया जाता है और इसके ऊपर भी मार्किंग होती है कि कैसे हमने इसको अलाइन किया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ आउटकम्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट जहाँ पर कर्सर है, प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं और प्रोग्राम आउटकम्स हैं। तो यदि मैं आउटकम्स की पहले बात करती हूँ, आउटकम्स या वो एबिलिटीज हैं स्टूडेंट्स में जो एक कोर्स को करने के बाद या एक विषय को करने के बाद उसमें आ जाती हैं। यदि हम इसके बॉटम मोस्ट पार्ट को देखें तो यहाँ लिखा है कोर्स आउटकम 1, कोर्स आउटकम 2, कोर्स आउटकम 3। ये एक्चुअली में क्या है? किसी भी प्रोग्राम में प्रोग्राम क्या हुआ? प्रोग्राम से मतलब ये हो गया कि सपोज किसी महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक प्रोग्राम है या आर्किटेक्चरल एक प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे विषय होंगे, तो उन विषयों में बहुत सारे कोर्स आउटकम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी कि आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइनिंग सपोज एक पाठ्यक्रम है और उसमें एक सब विषय है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ कोर्स आउटकम्स होंगे। बेसिकली ये वो एबिलिटीज हैं जो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विषय को पढ़ने के उपरांत स्टूडेंट्स में आ जानी चाहिए। तो इससे क्लियर होता है कि कोर्स आउटकम 1, कोर्स आउटकम 2 एंड कोर्स आउटकम 3 किसी एक विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोर्स मतलब एक विषय से है। ऐसे ही जब प्रोग्राम आउटकम की बात करते हैं तो प्रोग्राम आउटकम उस पूरे ही आर्किटेक्चरल के कार्यक्रम के करने के उपरांत, सपोज 3 साल का प्रोग्राम है या 4 साल का प्रोग्राम है, तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स में एबिलिटीज आ जाएंगी वो हो जाएंगी प्रोग्राम आउटकम्स, पीओ। इसमें पीएसओ भी है, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स। ये सब टर्मिनोलॉजीज मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब हम मानदंडों की बात करेंगे तो उसमें क्लैरिटी होगी। तो इसमें पीओ एंड पीएसओ, तो पीओ वो एबिलिटीज हैं जो कि किसी भी आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर डिप्लोमा किसी भी स्टूडेंट में आ जानी चाहिए, जो कि गवर्न होती हैं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं कि किस तरह की विशेषताएं या किस तरह के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होती हैं। उन पे बेस्ड एनबीए ने एक जेनरिक फॉर्म में प्रोग्राम आउटकम्स हर डिसिप्लिन के लिए बनाकर रखे हैं। जो पीएसओ है वो हर विभाग को, हर प्रोग्राम को अपने खुद बनाने होते हैं। जैसे पीएसओ की यदि हम बात करते हैं तो प्रोग्राम आउटकम्स इसमें पीओ जेनरिक हैं और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स इसमें स्पेसिफिक टू दैट प्रोग्राम्स होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? पीएसओ मतलब वो कम से कम न्यूनतम अर्हताएं हैं या क्षमताएं हैं उस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स में जो होनी ही चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आर्किटेक्चरल का प्रोग्राम है तो उसमें मिनिमम क्या क्या आ जाना चाहिए? तो कम से कम उसको डिज़ाइन करना आना चाहिए, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में डिज़ाइन करना आना चाहिए, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क का एस्टिमेट प्रिपेयर करना आना चाहिए। सो दीज आर द मिनिमम एबिलिटीज़ जो आनी चाहिए किसी स्टूडेंट में। वो हो गए उसके प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स। तो आउटकम्स कोई अलग चीज़ नहीं है, हम ऑलरेडी इस पे काम करते ही आ रहे हैं। यही एबिलिटीज़ हमें उनमें डेवलप करना है। बस आउटकम बेस्ड एजुकेशन में इसका नज़रिया थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो इसमें पीएसओ से मतलब ये हो गया प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। आउटकम्स हमारे कंट्रोल में हैं क्योंकि जब तक स्टूडेंट उस कोर्स में पढ़ रहा है उनको हमें वो अचीव कराने हैं। प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जब स्टूडेंट पास होकर बाहर जाएगा, इंडस्ट्री में काम करेगा, फील्ड में काम करेगा, उसके बाद कुछ 3 या 4 साल काम करने के बाद उसमें कुछ एबिलिटीज़ आगे डेवलप होंगी कार्य के अनुरूप। तो उन एबिलिटीज़ को कहते हैं प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वो भी हमको अपने फ्रेम करने होते हैं, उसकी भी हमें कल्पना करनी होती है। और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें हम तो ऑब्वियसली जब ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो हम अपने विजन की तरफ मूव करते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को यदि मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो एक डिज़ाइन होता है। जब सिस्टम डिज़ाइन होता है उस समय हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जिसमें कि विजन मिशन पहले बनाया जाता है। उसके बाद प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी बात होती है। फिर प्रोग्राम आउटकम्स एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स की बात होती है। उसके बाद कोर्स आउटकम्स, उसी के अंतर्गत उन्हीं से अलाइंड उनको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन जब बात होती है कार्यों की या गतिविधियाँ, जब हम इसको अचीव करने की बात करेंगे तो उस समय हमें बॉटम टू अप अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ हमें कोर्सेज पे काम करना है, हमें पढ़ाना है, तो एक एक कोर्स आउटकम होता जाएगा, डिफरेंट एबिलिटीज़ डेवलप होती जाएंगी, उन सब का एक्यूमुलेटिव फॉर्म में। 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल में, 5 साल का प्रोग्राम है, जितने भी साल का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत वो प्रोग्राम खत्म होने तक प्रोग्राम आउटकम्स अचीव हो जाएंगे। 3 या 4 साल बाद स्टूडेंट किसी इंडस्ट्री में काम करेगा तो उसमें प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें कुछ एबिलिटीज़ और डेवलप हो जाएंगी और अल्टीमेटली ये सब चीज़ें इंगित करेंगी कि उस प्रोग्राम का विजन भी अचीव हो गया है।
और एनबीए इसमें यही चीज़ देखता है कि किस तरह से हर चीज़ अलाइंड है और उसके अचीवमेंट के लिए क्या क्या एक्शंस किए जा रहे हैं। अभी जो हमने देखा था प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम आउटकम्स एंड कोर्स आउटकम्स, ये उन्हीं का डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं इसको बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जो एबिलिटीज़ हैं, जो कोर्स आउटकम्स हैं, जो स्टूडेंट्स में आने चाहिए, उन पे ही फोकस सारे प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोर्स प्लान है, जब हम पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं किसी विषय को पढ़ाने के लिए, तो उसमें भी कोर्स आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। असाइनमेंट्स यदि हम देते हैं तो भी उनको हमें कोर्स आउटकम बेस्ड असाइनमेंट रखना चाहिए। उन्हीं को इंगित करते हुए हमें उनको अचीव करना है और उन्हीं को मेंशन भी करना है। हमको क्वेश्चन पेपर में लिखना भी है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अलाइंड विद दिस कोर्स आउटकम। ओके, इसी तरह से जब हमारे पास टूल्स हैं इंटरनल कंटिन्यूस असेसमेंट के, तो उसमें भी हम लोग प्रोग्रेसिव टेस्ट या जो सेशनल मार्किंग करते हैं उसमें भी हमको ध्यान रखना है कि वो भी कोर्स आउटकम के अचीवमेंट की तरफ इंगित रहे, उसी पर फोकस रहे। स्टूडेंट्स का फीडबैक भी इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उनका भी फीडबैक लिया जाता है। क्या उन्होंने कोर्स आउटकम को अचीव कर लिया है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और स्किल्ड सब्जेक्ट जब खत्म हो जाता है तो उसका मूल्यांकन भी किया जाता है जो कोर्स आउटकम बेस्ड होता है। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल है जिसमें सारी की सारी एक्टिविटीज फोकस्ड हैं कोर्स आउटकम्स अचीवमेंट के लिए। इसके अतिरिक्त एक और आवश्यकता है एक्रेडिटेशन की तैयारियों में कि वर्तमान में हमारा जो भी सिस्टम है उसके अतिरिक्त हमको कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बारे में आगे बात करते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए एक महाविद्यालय स्तर पर एक ऑडिट अधिकारी की नियुक्ति, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है, इस फील्ड से रिलेटेड जिसको नॉलेज है वो व्यक्ति हो सकता है। उसका उद्देश्य उसकी नियुक्ति का ये है जो ओवरऑल प्रक्रिया की निगरानी करेगा, कोऑर्डिनेशन के लिए काम करेगा। ऐसे ही प्रोग्राम और कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, जो अभी हमने टर्मिनोलॉजी को देखा था कि प्रोग्राम आउटकम्स और कोर्स आउटकम्स, उनको अचीव करने के लिए प्रोग्राम और कोर्स कोऑर्डिनेटर्स भी अपॉइंट करना आवश्यक है। ऐसे ही डिपार्टमेंटल एडवाइजरी बोर्ड, DAB विभाग या सलाहकार बोर्ड की भी व्यवस्था इसमें करनी होती है। इस DAB में फैकल्टी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और छात्रों का समावेश होता है। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQSC की स्थापना भी इसमें एक आवश्यक घटक है। उसका काम है निरंतर सुधार पर ध्यान देना और उसे सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त कॉलेज लेवल पर बहुत सी समितियां बनाई जानी आवश्यक होती हैं जिनका काम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस और अदर कोऑर्डिनेशंस की एक्टिविटीज के लिए काम करना होता है। इसमें जैसे कि फीडबैक लिया जाता है स्टूडेंट्स का, या स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा है तो रिजल्ट एनालिसिस कैसा है। देन स्टेक होल्डर से भी फीडबैक प्राप्त किया जाता है, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के दौरान या मेंटरिंग किया जाता है। तो इसमें से बहुत सारी समितियों का गठन भी किया जाता है जो बेसिकली सब तरह के एस्पेक्ट्स का डेटा कलेक्शन और विश्लेषण का कार्य करती हैं। अब तक हमने समझा कि NBA मान्यता के लिए 3 अहम तैयारी जरूरी है। पहला, संस्थान को प्री क्वालिफायर मापदंड जैसे AICTE अनुमोदन, प्रवेश दर और सही छात्र संकाय अनुपात को पूरा करना होता है। दूसरा, शिक्षा का पूरा ढांचा आउटकम आधारित होना चाहिए, यानी छात्र क्या सीख रहे हैं इस पर जोर होना चाहिए। और तीसरा, सिस्टम का ऐसा पुनर्गठन होना चाहिए जिसमें नोडल अधिकारी, IQSC और कोर्स कोऑर्डिनेटर जैसे जिम्मेदार पद सक्रिय रूप से कार्य करें। ये सभी मिलकर गुणवत्ता सुधार की नींव रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जरूरी पहलू। अब देखते हैं कि NBA की मान्यता प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। मान्यता प्राप्त करने के लिए जो एलिजिबल संस्थान है, एलिजिबल से मतलब ये है जो अभी हमने प्री क्वालिफायर देखा था, यदि वो प्री क्वालिफायर सेटिस्फाई करते हैं तो वो एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसे एक्रेडिटेशन वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे ENBA कहा जाता है, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसका इनिशियल स्टेज होता है, देन प्री असेसमेंट, असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट। इनिशियल स्टेज में NBA के साथ में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया जाता है और एक बार की रजिस्ट्रेशन फीस जमा की जाती है। पूर्व मूल्यांकन चरण में जब हम अप्लाई करते हैं तो एक SAR होता है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। बेसिकली NBA ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स में हर संस्थान को अपना इवैल्यूएशन खुद करना पड़ता है और एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। उस रिपोर्ट को ही हम एप्लीकेशन कहते हैं एक्रेडिटेशन के लिए। तो SAR इज नथिंग बट एप्लीकेशन फॉर्मेट है फॉर द एक्रेडिटेशन एप्लीकेशन। यहाँ हम देखें तो पूर्व मूल्यांकन चरण में अप्लाई करना होता है ऑनलाइन के माध्यम से, SAR जमा करना होता है,
इसमें हम एक एप्लीकेशन में अधिकतम 5 प्रोग्राम्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से असेसमेंट फेज में SAR का प्रस्तुतिकरण होता है और NBA से इवैल्यूएशन टीम आती है, उनके सामने प्रेजेंटेशन होता है और विजिटिंग टीम द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। पोस्ट मूल्यांकन फेज में जो विजिटिंग टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर NBA लेवल पर समीक्षा और निर्णय प्रक्रिया संपादित की जाती है। इसके अतिरिक्त इस पूरी प्रक्रिया में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको हम देख लेते हैं। NBA एक्रेडिटेशन जो प्राप्त होता है वो प्रोग्राम्स को, कार्यक्रमों को मान्यता देता है, ना कि इंस्टीट्यूट को। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि पोस्ट कंप्यूटर साइंस एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को एक्रेडिटेशन मिलेगा। जिस महाविद्यालय में वो संचालित है उस महाविद्यालय को एक्रेडिटेशन NBA नहीं देता है। ऐसे ही संस्थान को NBA द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार ENBA पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार अप्लाई कर दिया, एक्रेडिटेशन मिल गया तो हमें हमेशा के लिए मिल गया। तो जब आपको आवश्यकता होगी तो आपको अकॉर्डिंगली अप्लाई करना होगा। और जैसा मैंने पहले बताया था कि SAR जमा करना होता है, जिसमें कि संस्थान द्वारा बाद में मूल्यांकन रिपोर्ट बनाकर NBA में जमा करनी होती है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया था कि NBA से टीम विजिट करती है और इस विजिट का दौरा यदि 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच होता है तो मान्यता की अवधि उस एकेडमिक ईयर से प्रभावित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसी शैक्षणिक वर्ष की 1 जुलाई से, और यदि 1 जनवरी से 30 जून के बीच किया जाता है तो मान्यता की अवधि अगले शैक्षणिक वर्ष से प्रभावित होगी, यानी कि अगली एकेडमिक ईयर के 1 जुलाई से। अवार्ड ऑफ एक्रेडिटेशन इसमें 2 तरह से मिलता है, या तो 3 वर्षों के लिए मिलता है या 6 वर्षों के लिए मिलता है। इसमें ओवरऑल सपोज अगर 1000 नंबर्स हैं तो 1000 में से कम 600 नंबर्स मिलने चाहिए तो एक्रेडिटेशन मिलता है, और अगर 600 से 750 के बीच में है तो 3 वर्षों के लिए मान्यता मिलेगी। और यदि अगर आपने और बेटर परफॉर्म किया तो उस केस में 6 वर्षों की मान्यता हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बाकी और भी क्राइटेरियाज हैं। फैकल्टी क्रेडिट्स में भी काफ़ी सारे मानदंड हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 6 वर्षों की मान्यता के लिए संभावनाएं बनती हैं। यदि कोई संस्थान NBA के मान्यता निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो NBA से पत्राचार प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील भी कर सकता है। हमने समझा कि NBA मान्यता प्रक्रिया 4 चरणों में होती है: प्रारंभिक, पूर्व मूल्यांकन, मूल्यांकन और उत्तर मूल्यांकन। यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन से शुरू होकर टीम निरीक्षण और सुधारात्मक सुझावों तक जाती है। हर चरण की अपनी भूमिका होती है। चलिए अब जानते हैं कि मान्यता के लिए कौन कौन से मापदंड होते हैं। अब कुछ मान्यता के मानदंड क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, इसको एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है NBA की टर्मिनोलॉजी में। तो एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया क्या है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, तो उसमें वो सारे एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया शामिल होते हैं जिनके आधार पर संस्थान को स्वयं का मूल्यांकन करना होता है। इन सारे मानदंडों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं: कार्यक्रम स्तर के मानदंड और संस्थान स्तर के मानदंड। इन मानदंडों को जैसा मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में रखा है, और एक ओवरऑल यदि हम देखें इनको तो कुछ इस तरह से मानदंड है। पहला है विजन मिशन प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। विजन मिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि महाविद्यालय का भी विजन मिशन होगा और जिस प्रोग्राम के लिए हमने अप्लाई किया है उसका विजन मिशन भी यहाँ पर इवैल्यूएट होगा। दोनों ही विजन अलाइन होने चाहिए। जैसा अभी हमने डिस्कशन किया था कि आउटकम बेस्ड करिकुलम, उस पर कुछ नंबर्स हैं, उसको वेटेज दिया गया है। देन आउटकम बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें भी इंस्टीट्यूट्स का अपना सार सेल्फ असेसमेंट करना होता है। आउटकम बेस्ड असेसमेंट है, उस पर भी मार्किंग है, वो भी एक स्टैंडर्ड है। स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, कि किस तरह से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, उनका रिजल्ट क्या था। स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया है NBA द्वारा निर्धारित। इसमें स्टूडेंट का रिजल्ट, परीक्षा परिणाम और उनमें जो एबिलिटीज आई हैं तो उसमें उनका परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स या फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, अगर 4 साल का ये पाठ्यक्रम है तो। और साथ में ही एनरोलमेंट रेशियो कैसा है, यहाँ पे सक्सेस रेट क्या है स्टूडेंट्स के, कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में प्रोग्राम को पास कर लिया है। इस तरह के एक्सपेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस में इंक्लूडेड होते हैं। इसी तरह से फैकल्टी इन्फॉर्मेशन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैकल्टी इन्फॉर्मेशन का मजबूत होना NBA एक्रेडिटेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसमें SFR तो एक हो ही गया है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। SFR स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो के अलावा स्टूडेंट फैकल्टी द्वारा क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी या उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन या रिसर्च में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, इस तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मानदंड है निरंतर सुधार का। निरंतर सुधार से NBA का ये तात्पर्य है
कि यदि आपने इवैल्यूएशन किया, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं आप, और आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ओवर द ईयर सुधार नहीं हुआ, हमने प्लान किया लेकिन सुधार नहीं हुआ, तो उस केस में नहीं होना इतना बुरा नहीं है। लेकिन उसका एक्शन प्लान क्या हमने प्रिपेयर किया है और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि कंसिस्टेंटली हम निरंतर सुधार की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे ही संस्था स्तर के मानदंड भी हैं, जिसमें कि कॉलेज लेवल पे क्या व्यवस्थाएं हैं स्टूडेंट सपोर्ट और गवर्नेंस रिलेटेड। स्टूडेंट सपोर्ट में जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए मेंटरिंग सिस्टम क्या है, उनका फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कुछ कॉलेज लेवल पे स्थापित है तो किस तरह से 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम के लिए रिकमेंड करता है एनबीए, और अन्य सपोर्ट सिस्टम जो स्टूडेंट्स को आवश्यकता है। सपोज एंटरप्रेन्योरशिप या प्लेसमेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, प्लेसमेंट के क्या क्या सिस्टम्स हैं, तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं कॉलेज लेवल के, उनको इसमें जज किया जाता है, उन पे मार्किंग है और इवैल्यूएट किया जाता है। ऐसे ही गवर्नेंस से रिलेटेड कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किस तरह से फंड एलोकेशन है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि यूजुअली महाविद्यालय स्तर पर ही अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, लेकिन यहाँ एनबीए की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपार्टमेंट लेवल पर भी होती है कि उस विभाग को पर्टिकुलरली कितना पैसा दिया गया, किस प्लानिंग से दिया गया और किस किस कैटेगरी में दिया गया। इस तरह की एक्टिविटीज़ गवर्नेंस में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको कॉलेज लेवल पर इवैल्यूएट किया जाता है। हमने समझा कि एनबीए मान्यता के लिए 2 प्रकार के मापदंड होते हैं, कार्यक्रम स्तर और संस्थान स्तर। एसआईआर रिपोर्ट में इन्हीं मापदंडों के आधार पर संस्थान को अपना मूल्यांकन करना होता है। कुल 10 मापदंड होते हैं जो गुणवत्ता की हर दिशा को कवर करते हैं। चलिए अब जानते हैं शुल्क संरचना क्या होती है। जब हम एनबीए के लिए अप्लाई करते हैं तो एक फीस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना होता है। उसमें समय समय पे मान्यता शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। तो ये शुल्क भी 2 चरणों में दिया होता है। पहले चरण में 10% शुल्क प्री क्वालिफायर जमा करने के समय जमा करना होता है और 90% शुल्क एससीआर जमा करने के समय, यदि प्री क्वालिफायर अप्रूव हो चुका है उसके बाद जमा करना होता है। पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसमें 1 लाख रुपए। हालांकि ये अमाउंट्स लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन अमाउंट्स वेरी होते हैं समय समय पे। तो ये जो है 2019 के डॉक्यूमेंट्स थे, उसके रेफरेंस में बनाया गया है। आने वाले समय में यदि कुछ चेंज होता है तो आप लोगों को रेफर करते चलते जाना पड़ेगा। इसके अलावा कॉम्प्लायंस फीस भी है। यदि 3 साल का एक्रेडिटेशन मिला है और 3 साल बाद हम फिर से अप्लाई करते हैं फॉर फर्दर एक्रेडिटेशन, तो कुछ कम्प्लायंस फीस भी होती है साथ में जब हम डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, तो ये उसके बारे में है। हमने समझा कि एनबीए मान्यता के लिए शुल्क 3 भागों में होता है, पंजीकरण शुल्क, मान्यता शुल्क और अपील शुल्क। भुगतान 2 चरणों में होता है, पहले 10% और फिर 90% एसएआर सबमिट करते समय। शुल्क स्तर और कार्यक्रम की संख्या के अनुसार अलग अलग होता है। चलिए अब समझते हैं मान्यता की तैयारी कैसे की जाए। तो हमने एनबीए प्रक्रिया का एक संक्षिप्त अवलोकन किया, और उसके यदि मैं मुख्य बिंदुओं को कहूँ तो इसमें हम इसको कह सकते हैं एनबीए प्रत्यानन या एनबीए एक्रेडिटेशन से गुणवत्ता और वैश्विक मान्यता प्राप्त होती है। निरंतर सुधार ही इसका मूल मंत्र है। और एनबीए प्रत्यानन जो है सिर्फ एक प्रमाण पत्र ही नहीं है, बल्कि एक लगातार कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये हमें एक स्ट्रक्चर देता है ताकि हम अपने संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकें। मैं इस प्रेजेंटेशन का समापन इस एक चित्र के माध्यम से करना चाहूंगी। इसमें आप देख रहे हैं कि पीपल आर टू बिजी, दे डोंट हैव टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इसको एक मेटाफर की तरह हम यूज करें तो शायद एनबीए एक व्हील की तरह है जो इम्प्रूवमेंट के लिए इस यात्रा को, इस जर्नी को बहुत आसान बना देगा, ताकि हम अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप अपने करिकुलम, अपने संस्थान और छात्रों के लिए शिक्षा प्रणाली को अपना सकें और ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें, ऐसे पास आउट्स डेवलप कर सकें जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हों और उनके पास जॉब्स की कमी ना हो। तो यही एनबीए का पूरा सार है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये प्रेजेंटेशन, इसमें जो जानकारी दी गई है आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अतिरिक्त हमने एक छोटी सी प्रश्नावली भी तैयार की है। उस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न है, यदि आप उनका उत्तर देते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। तो आप उनका उत्तर दीजिए और प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए, और मुझे लगता है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच। अधिगम उद्देश्य हम यहाँ समझ चुके हैं कि एक्रेडिटेशन शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसे एनबीए जैसी संस्था द्वारा निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है। हम यहाँ समझ चुके हैं कि एनबीए
एक आउटकम आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिसमें छात्रों की सीखने की योग्यता को केंद्र में रखा जाता है। हम यहाँ समझ चुके हैं कि एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को न केवल गुणवत्ता की पहचान मिलती है, बल्कि उन्हें प्लेसमेंट, शोध और फंडिंग में भी लाभ मिलता है। हम यहाँ समझ चुके हैं कि वॉशिंगटन अकॉर्ड जैसे वैश्विक समझौते एनबीए मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हैं। हम यहाँ समझ चुके हैं कि टीयर आई और टीयर आईआई संस्थानों में वर्गीकरण के आधार पर मान्यता की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, लेकिन मूल्यांकन समान मानदंडों पर आधारित होता है।